नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। क्या प्रशांत महासागर की लहरों के बीच से तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जाने लगी है? क्या व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने मॉस्को से लेकर टोक्यो और वॉशिंगटन तक सनसनी फैला दी है? जी हां, द्वितीय विश्व युद्ध के 81 साल बाद एक बार फिर रूस और जापान अब आमने सामने हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक एक विवादित द्वीप समूह पर कदम रखकर दुनिया को हैरान कर दिया है। पुतिन पहली बार कुरील द्वीप समूह के इतरूप द्वीप पहुंचे, जिस पर जापान अपना ऐतिहासिक और संप्रभु दावा ठोकता आया है। जापान जिसे अपना उत्तरी क्षेत्र कहता है, वहां पुतिन की मौजूदगी ने टोक्यो की राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। जापान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय ने इस दौरे पर कड़ा विरोध दर्ज करते हुए इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और टोक्यो का कहना है कि पुतिन का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव उस खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है जहां से शांति वार्ता के रास्ते हमेशा के लिए ब्लॉक हो सकते हैं। लेकिन पुतिन का यह दौरा सिर्फ एक सामान्य निरीक्षण नहीं था। इससे ठीक पहले रूसी नौसेना के पैसिफिक फ्लीट ने इसी क्षेत्र में बड़ा युद्धाभ्यास किया। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह आक्रामक रुख अमेरिका और उसके सहयोगी के लिए एक सीधा मैसेज है कि रूस अपने पूर्वी मोर्चे पर किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। क्या यह महज एक जमीनी दावा है या फिर किसी बड़े वैश्विक सैन्य टकराव की शुरुआत का यह सिग्नल है? यह समझना होगा। तो आखिर खबर क्या है, यह हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। पहली बार विवादित इतरूप यानी कुरील द्वीप पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन। टोक्यो ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और इस दौरे को पूरी तरह से अस्वीकार्य बता दिया है। दौरे से ठीक पहले रूस का प्रशांत महासागर में बड़ा युद्धाभ्यास। पुतिन ने द्वीप पर रूसी प्रोजेक्ट्स और सुविधाओं का भी जायजा लिया। जापान और अमेरिका के प्रतिबंधों के बीच बड़ा शक्ति प्रदर्शन रूस की तरफ से किया गया। रूस जापान के बीच सालों पुराने शांति समझौते पर ब्रेक लग गया। पुतिन ने पूर्वी समुद्री सीमाओं को अभेद बनाए जाने का दावा किया है। दोस्तों, एशिया प्रशांत क्षेत्र में महाशक्तियों के बीच अब टकराव का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो ये खबर, जिस खबर को लेकर अब पूरी दुनिया की नजरें इस बदलते घटनाक्रम पर कि क्या अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। रूस और जापान, इन दोनों देशों के बीच एक बार फिर से जिस युद्ध की शुरुआत होने वाली है, वो युद्ध क्या दुनिया के इस बदलते क्षेत्रफल में नई स्थितियों को पैदा कर सकता है? खबर क्या है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार चला रहे हैं। रूस जापान के बीच सालों पुराने शांति समझौते के बीच रूस का यह हस्तक्षेप, यह समझना होगा कि किसी बड़ी अनहोनी की आहट है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अधूरा हिसाब, अब पुतिन क्या करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो दौरे से ठीक पहले रूस का प्रशांत महासागर में बड़ा युद्धाभ्यास भी आपको याद होगा। हमारे साथ डॉक्टर मनन द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों की जानकार है। मनन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। मनन जी, पुतिन का इस द्वीप पर पहुंचना, जापान का कड़ा विरोध जताना और यह कहना कि अगर इन स्थितियों के बीच ये चीजें चलती रहीं तो बातचीत के जो कुछ रास्ते हैं वो भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पुतिन के इस दौरे को कैसे देखते हैं? इस क्षेत्र में जो घट रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हमें क्यूरिल आइलैंड्स का विवाद समझना है तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री में हमें जाना पड़ेगा। देखिए, हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वॉर टू में हम लोग वर्ल्ड वॉर टू की बात यहाँ पर करते हैं तो 3-4 बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जहां से पूरे वैश्विक फ्रेमवर्क, पीस फ्रेमवर्क और यूनाइटेड नेशंस के गठन के बारे में जो ग्राउंड वर्क है वो किया गया था। पहला था पोट्सडम कॉन्फ्रेंस, याल्टा कॉन्फ्रेंस और सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। पर उसके बाद जब जापान ने पूरी तरीके से रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन के आगे सरेंडर किया वर्ल्ड वॉर टू में,
1951 में, तो उस समय सामने आई हमारे सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, और वहां पर जापान को बाहर रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि ना तो सोवियत यूनियन को क्यूरिल आइलैंड और बाकी के जो विवादित क्षेत्र हैं सकलिन के पास में, होकाइडो जापान के पास में, कि ना तो सोवियत यूनियन को क्यूरिल आइलैंड मिलेंगे और ना ही और इसकी सॉवरेनिटी जापान को भी नहीं दी जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब से वैश्विक व्यवस्था का चलन हुआ, वैसे तो हम कहते हैं कि 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से राष्ट्र की अवधारणा से शुरू हुआ, पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सारी बातें हमारे सामने आई, तो ये क्यूरिल आइलैंड का जो विवाद है, ये द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पहले से भी है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि 1904 में भी रशिया और जापान के बीच युद्ध हो चुका है। उसके अलावा जापान का एक सेकंड सिटीजन, येलो सिटीजन नाम का की अवधारणा है, जिसके चलते जब जापान अपने आप को विश्व के पावर प्लेटफॉर्म्स पे प्रेषित करने का प्रयास कर रहा था 1904 में, 1901 में, मतलब 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में, तो उस समय ब्रिटिशर्स और अमेरिकन और यूरोप के जो ताकतवर राष्ट्र थे, शक्तिशाली राष्ट्र थे, वो ये कहते थे कि नहीं, जापानीज तो सेकेंडरी हैं, और जो जापान की जो पॉपुलेशन है, क्योंकि वो चिंक हैं, ये वर्ड यूज किया गया, और इनके लिए एक और स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया कि भाई येलो यूरोपियंस हैं, येलो अमेरिकन हैं, तो इनको कभी भी, जापानीज को कभी भी इक्वल साझा लेवल का स्टेटस और राइट्स वैश्विक रजत पटल पर नहीं दिए जा सकते। तो कहने का मतलब है रशिया में भी आपको गोरे लोग मिलेंगे, यूरोप में मिलेंगे और अमेरिका में मिलेंगे, और द्वितीय विश्व युद्ध का जैसे मैंने आपको सारा जाम समझाया, तो उसमें यह है कि क्यूरिल आइलैंड्स की जो व्यवस्था है वो शुरू से क्लियर नहीं थी, और इस कारण कई चीजें आगे पीछे होती रही। और इसमें नॉर्थ कोरिया के एंगल को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन, परमाणु बम, इन सारी चीजों को लेकर भी काफी कवायदें होती रही हैं। कभी तो रशिया ने सपोर्ट किया है नॉर्थ कोरिया को, और कभी उनके अगेंस्ट गए, क्योंकि अगर हम देखें इसमें भी, तो 2010 में प्राइम मिनिस्टर दिमित्री मेदवेदेव थे रशिया के, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं, किसी भी कीमत पे वैश्विक शांति के लिए और पैसिफिक ओशन में शांति के लिए नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर पावर बिल्कुल भी बनने देना विश्व के लिए एक अच्छी परिणति नहीं होगी उसके बाद। एक तो ये बात, पर अब अगर हम 2022-23 को देखें, तो सर्गेई लेवरोव जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है कई डेकेड से, उन्होंने ये बोला कि नहीं, जब अमेरिका रख सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब, जब बाकी के छोटे छोटे ट्विलाइट जोन के जो राष्ट्र हैं, जो अभी डेवलप करने की स्थिति में है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, तो नॉर्थ कोरिया को भी स्टेबिलिटी के लिए और एक सॉवरेन राष्ट्र के हक से न्यूक्लियर वेपन और परमाणु बम रखने का पूरा अधिकार है। तो मुझे लगता है कि स्टैंड पॉइंट रशिया और जापान के काफी बदलते रहे, और जापान ने शुरू से एक यूरोपियन पावर, एक यूरोपियन महाशक्ति बनने का प्रयास किया है, जिसके रास्ते में कुछ यूरोपियन राष्ट्र और रशिया ने शुरू से रोड़ा अटकाया है। तो इन सभी परिप्रेक्ष्य, इन सभी घटनाक्रमों के अंदर अगर हम देखें, तो हम पाएंगे कि ये एक तरीके का सैबर रेटलिंग है, और दूसरा, जापान और नॉर्थ कोरिया भी एक दूसरे के साझा दोस्त नहीं है। इनफैक्ट किम जोंग अन है, वो अपने अनप्रिडिक्टेबल मिसाइल लॉन्चेस को लेकर बड़े पॉपुलर हैं, या कह सकते हैं बड़े नोटोरियस हैं। तो इन सारे कारणों को हम देखें तो हम पाएंगे कि स्थिति जो है अभी पैसिफिक ओशन में और साकलिन के क्षेत्र में धीरे धीरे बड़ी जटिल होती जा रही है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँ। आनंद साहब, बातचीत को लेकर जापान की तरफ से ये कहा गया है कि रूस अगर इन तमाम स्थितियों को आगे लगातार कंटिन्यू करता रहा तो बातचीत के सारे रास्ते वो बंद कर देगा। आपको लगता है कि बातचीत के जरिए इस रास्ते का हल निकल सकता है, या फिर निकालने की कोशिश इन दोनों देशों ने मिलकर की है कभी? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारे एंटागोनिज्म, जो सारी दुश्मनी, तो क्या बोलेंगे, दुश्मनी नहीं है रशिया और जापान में, पर जापान का जो साम्राज्यवाद था वो कहीं ना कहीं पुतिन के जारिश रशिया से कहीं ना कहीं टकराव है। इन दोनों साम्राज्यवादियों के बीच में कहीं ना कहीं टकराव है। और जापान भी अब देखें
जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जब बातचीत हुई, तो उसके ऊपर काफी एक बंधक राष्ट्र की तरह जर्मनी और जापान और इटली को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रखा गया। पर जापान ने पिछले 20 वर्षों से अमेरिका के सपोर्ट से और यूरोपियन मित्रों के सपोर्ट से अपनी नेवी, अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, मतलब अपने जो युद्धक सामान सामग्री है और सेल्फ डिफेंस से आगे बढ़ के उन्होंने एक ब्लू वाटर नेवी का गठन करने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है जापान की भी वैश्विक एम्बिशंस हैं, जो पिछले 15-20 वर्षों से काफी प्रखर रूप से इस पूरे आसियान के क्षेत्र में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी के क्षेत्र में आई है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि चीन, रशिया और नॉर्थ कोरिया, ये तीनों कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप ही हैं। तो ये लोग ईरान वगैरह के साथ मिलके, कुछ डिफरेंट राष्ट्रों के साथ मिलके जो वेस्ट एशिया में है, एक तरीके का एक्सिस ऑफ इविल बनाते हैं। अगर हम अमेरिकी अवधारणा को फॉलो करें तो कोलिशन ऑफ विलिंग बनता है यूरोप और अमेरिका के बीच में, काफी हद तक भारत और इजराइल के बीच में, और इनका टकराव है विश्व फ्यूचर के लिए। अगर हम फ्यूचर की बात करें, प्रोस्पेक्ट्स की बात करें अंतरराष्ट्रीय संबंधों के, तो ये एक्सिस ऑफ इविल इनको लीड करता है रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया। इन सबके बीच में जो राष्ट्र हैं जैसे कि जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो एशिया पैसिफिक के राष्ट्र हैं, उनके लिए पीसफुली और बड़े बैलेंस्ड वे में इनको अपना रास्ता निकालना पड़ेगा, कूटनीतिक, मिलिट्री और सामरिक दृष्टि से। और यही कवायद इस बातचीत की भी है। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से पुतिन भी कुरिल आइलैंड्स गए, तो जापान को मुझे नहीं लगता कोई हक बनता है कि वो रशियन टेरिटरी पे जाकर अगर अपने कमांडर से मिलते हैं, अपने नेवी एयरफोर्स के अधिकारियों से मिलते हैं, तो इसमें कोई आक्षेप या किसी तरीके का ट्रांसग्रेशन नहीं हो रहा है जापान की तरफ। और जहां तक युद्ध वगैरह की कोई स्थिति नहीं है, पर चीन जिस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रशिया ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा। सिचुएशंस के बीच एक खबर यह भी है कि वहां पर रूस ने युद्धाभ्यास इस क्षेत्र में किया है। इस युद्धाभ्यास को सिर्फ और सिर्फ मानसिक दबाव के तौर पर माना जाए, जो रूस फ्रांस के ऊपर डालना चाहता है, जापान के ऊपर डालना चाहता है, माफ कीजिएगा। देखिए, इसमें रूस कौन किसके मथे ब्लेम को मरना चाहता है, ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा निवेदन है कि ये इतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। पर फिर भी देखें तो अभी साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका का भी युद्धक अभ्यास वहां पर हो रहा है। और उसी के रिटेलिएशन में, उसी को जवाब देने के लिए किम जोंग उन ने भी अपना मिसाइल छोड़ा है, जो 700 किलोमीटर तक जापान की तरफ आया। और जापान ने पर अभी तक ब्लेम नहीं किया है किम जोंग उनको, और कहा है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जापान का, उससे बाहर ही गिरा है। पर फिर भी हम देखें, ये एक बड़ा विशियस साइकिल रहा है। ये जो वॉर का है, ये इनस्टेबिलिटी और इस तरीके की एनार्किक स्टेट ऑफ अफेयर्स वहां पर रही है। पर मुझे नहीं लगता कि रशिया एक पुराने विवाद को लेकर इतना आगे तक ले जाएगा जापान के खिलाफ। और क्योंकि ये बात पहले भी हो चुकी है कि क्यूशु, होकाइडो और बाकी के जो आइलैंड्स हैं वो किसके होंगे, पर 4 आइलैंड्स के ऊपर, क्यूरिल आइलैंड्स के क्षेत्र में ही 4 आइलैंड्स के ऊपर रशिया ने भी मान चुका है। और यूएनएससी के रिजोल्यूशंस भी हैं, जैसे 1695 यूएनएससी और 1715, जो ये कहते हैं कि जापान को कुछ क्षेत्र दे दिया जाए। और रशिया ने कभी ज्यादा आनाकानी उस मामले में नहीं